इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय भूगोल की श्रृंखला का नेक्स्ट पार्ट, और जिसका नाम है तटीय भाग। इसमें हम तटीय भाग के बारे में पढ़ेंगे, और तटीय भाग में भी हम पहले पढ़ेंगे भारत की तटरेखा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी लंबाई। इसमें सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर किसकी कम है। मैं आपको सबसे पहले नंबर से बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले लंबाई है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी 1962, इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है। तो ध्यान रखना, अगर सबसे ज़्यादा लंबाई पूछा जाए तो वो कौन होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये क्या है? ये स्टेट यूटी है, ये स्टेट नहीं है, यूटी है। अगर कोई पूछे स्टेट में कौन सा है, स्टेट में तो आपका आएगा आपका गुजरात। ये दूसरे नंबर पर आता है। तो अगर पूछे दूसरे नंबर पर कौन सा है पूरे स्टेट और यूटी में, तो गुजरात आएगा। और पहले नंबर पे स्टेट पूछे तो गुजरात आएगा। और अगर यूटी पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। ये पहला और दूसरा है। और इस हिसाब से अगर गुजरात को पहले स्थान पर ले लें तो इसके बाद जो स्थान आता है वो आता है आपका तमिलनाडु का। यानी पहले अगर स्टेट पूछे तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपका गुजरात, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु के बाद आता है आपका महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका केरल। इस तरीके से ये क्रम चलता जाएगा। मैं सारे नहीं बता रहा यहाँ पर, अभी आप देख लेना। हम बस 5 ही याद कर लेते हैं, यही काफ़ी रहता है। इसी में से आंसर निकल जाएगा आपका। तो शुरुआत के 5 और पीछे के 5। तो अगर हम देखें कि सबसे छोटी स्टेट में, हमने सबसे बड़ा देख लिया गुजरात है स्टेट में, और सबसे छोटा होता है वो गोवा होता है। स्टेट की बात हो रही है अभी। सबसे बड़ा कौन सा है स्टेट में? गुजरात। सबसे छोटा स्टेट में गोवा। अगर सबसे बड़ा, अगर हम तो पूछे यूटी कौन सा है और पूरे भी सबसे बड़ा है, तो वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इसमें सबसे छोटा पूछा लिया जाए तो सबसे छोटा आपका हो जाता है पदुचेरी। ठीक है, पदुचेरी इसका सबसे छोटा हो जाएगा, जिसकी जिसकी बहुत छोटी है सीमा। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया था। ये दोनों इसीलिए एक साथ बोले गए हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई, जो मुख्य भूमि से लगा है कुल तट, वो कितना है? 5422.6 किलोमीटर। अब देखो, हम सब है ना, ये तो पढ़ लेते हैं 5 4 2 2, ऐसे कुछ भी तिरकमबाजी करके याद कर लेंगे 5 4 2 2, लेकिन वो पीछे का 0.6 भूल जाएंगे। अब तो टीचर जो लोग पेपर बनाते हैं वो लोग क्या करने लगे, उन्हें पता बच्चा ये रट करके आया, पीछे वाला नहीं रटा उसने, तब इसी में कन्फ्यूज़ कर देते हैं। वो 0.5 दे देगा, 0.4 दे देगा, 0.3 दे देगा, या 0.7 दे देगा। इस तरीके से ऑप्शन दे देता है, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि कितना लंबा है। तो ये बस बता रहा है मुख्य भूमि से जो लगा है वो कितना है? 5422। और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई कितनी है? 2094 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि से दूर वाला है और ये मुख्य भूमि से लगा हुआ वाला है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और सर्वाधिक छोटी तट रेखा किसकी? गोवा राज्य की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब है, अतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी जो रेखा होती है उसे आधार रेखा बोला जाता है। जो अतः स्थल होता है उसे सागर की ओर निकले भागों को मिलाते हैं, उस रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। जो भी प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? क्षेत्रीय सागर बोला जाता है। किसी भी देश के, ठीक है, प्रादेशिक जल क्षेत्र को, जिसमें उसमें जितना जल आ रहा है उसकी सीमा से लग रहा है, उसको क्षेत्रीय सागर बोला जाता है। अब क्षेत्रीय सागर जिसे टेरिटोरियल सी बोला जाता है, उसकी दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। आधार रेखा से नापी जाती है सागर की ओर, ये पता चलाता है। जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। कितनी होती है? 12 समुद्री मील। ये ध्यान रख लेना, इससे प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में, बहुत बार पूछा गया है। यूपीएससी में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रख लेना। अब इस क्षेत्र के उपयोग को भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है।
ये जितना भी उपयोग होता है ना, सभी को, भारत को नहीं, सभी को ही प्राप्त होता है, जिसके उसमें उसके अंदर आती है, सीमा के क्षेत्र में आती है। तो भारत को भी ना 12 समुद्री मील तक का इसमें संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब समीपस्थ मंडल जो होता है का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। जो समीपस्थ होता है, कंटिन्यूअस जोन है, उसका जो आधार रेखा से लेकर के 24 मील तक हो गया, यानी 12 दूनी 24 से डबल हो जाता है। अब इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। अब इसमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? सीमा शुल्क वसूल कर सकता है और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। तो 24 समुद्री मील तक कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, ये भी याद रख लेना। एक तो वित्तीय अधिकार प्राप्त रहते हैं और सीमा शुल्क वसूली का अधिकार रहता है। अब किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ तक हमारा देश कर सकता है सारी चीज़ें, तो वो कौन से होगा? 200 समुद्री मील तक होगा। अभी हमने 12 देखा, फिर उसके बाद 24 देखा और सीधा हमने फिर देख लिया 200। तो 12, 24 और 200, इनको ध्यान रख लेना। 12, 24, 200। और कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से आएंगे? तो 12 जो होता है वो हमारी जो क्षेत्रीय सागर से 12 समुद्री मील तक होता है, उसे क्या बोला जाता है? अब संपूर्ण अधिकार क्षेत्र बोला जाता है उसे। भारत का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र रहता है इस पे। फिर 24 समुद्री मील तक का इस पे रहता है आपके सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार रहते हैं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा बोला जाएगा? जो 200 समुद्री मील होता है वहां तक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ जोन बोला जाता है। अब इस क्षेत्र में भारत को ना वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है, सिर्फ वैज्ञानिक। अभी मैंने बोला आपसे कि इसको ध्यान रख लेना, क्या छूट मिली हुई है? इससे बोल है वैज्ञानिक अनुसंधान। ये वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ पर कर सकते हैं। ये रहा आपका, ये आधार रेखा होता है, ठीक है। ये आंतरिक जल होता है, ये आंतरिक जल है, यहाँ पर जितना भी आ रहा है इधर, ये सब आंतरिक जल है। और ये क्षेत्रीय सागर है, ये सारा क्षेत्रीय सागर में आ जाएगा। और समीपस्थ मंडल ये सारा, और इसके बाद से ये आर्थिक मंडल होता है, अनन्य आर्थिक मंडल। ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है। अब स्थलीय भाग है वो आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। जो स्थलीय भाग और आधार रेखा स्थलीय भाग, देखो यहाँ पर आधार रेखा और स्थलीय भाग, ये रहा आंतरिक जल, इसे आंतरिक जल बोला जाता है। जो स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच के वाले भाग को आंतरिक जल बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ हम मैप देख लेते हैं कि हमारे जो तटीय मैदान को किस नामों से बुलाया जाता है। तो इस तरह जो मैदान है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको बोला जाता है उत्कल तटीय मैदान। और यहाँ से इस पूरे को बोला जाता है आंध्र तटीय मैदान। और इस पूरे को, इस सारे से यहाँ तक का, इस पूरे को लेकर के बोला जाता है उत्तरीय सरकार मैदान। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बोला जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान। और ऐसे ही अगर हम चलते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ, तो नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है मालाबारीय तटीय मैदान, और इससे ऊपर वाले को बोला जाता है कोंकण तटीय मैदान। और फिर कोंकण से ऊपर पूरा गुजरात तक का बोला जाता है काठियावाड़ा तटीय मैदान। तो इतने सारे तटीय मैदान हैं जो गुजरात से लेकर के शुरू होता है यहाँ तक, तो वो काठियावाड़ा होता है। फिर उससे नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक कोंकण होगा। फिर इस वाले पार्ट से मालाबार। तो बस ये ध्यान रखना कि इसमें काठियावाड़ा, कोंकण, मालाबार होते हैं। और इसमें एक बड़े पैमाने पर देखो तो दो ही होते हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। अगर उत्तरी सरकार को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक हो जाता है उत्कल और दूसरा हो जाता है आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र तटीय मैदान। अब ये हमारा होता है यहाँ पर खत्म, और इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं अब हम। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। अब निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? अभी हमने देखा औसत समुद्री तल जो नापा जाता है वो नापा जाता है आपका चेन्नई से। तो भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रख लेना, चेन्नई तट से नापा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो अभी हमने देखा था ये तट से 12 समुद्री मील तक, और ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? प्रादेशिक जल क्षेत्र। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से 12, 24 और 200, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ये सभी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रादेशिक जल क्षेत्र पूछा जा रहा है, जो कि 12 समुद्री मील नॉटिकल मील होता है। अब किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। और जितने भी हम प्रश्न देखेंगे ये सब है ना यूपी में आए हुए हैं, यूपी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ध्यान रखना है यूपी के ही क्वेश्चन है सारे, यूपी और IAS, और किसी चीज़ के नहीं देख रहे हम यार। चलो देख ही लेते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है
तो तट रेखा की लंबाई अभी हमने देखा लगभग बोला जा रहा है यहाँ पर, इसलिए 7,500 मैंने बताया था आपको। वैसे कितना होता है 7,516.6 किलोमीटर। फिर भारत की तट रेखा है, अभी हमने देखा भारत की तट रेखा कितनी है, इसमें तो कोई भी नहीं रखा, 7,500 तो एक भी नहीं है। तो छोड़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? राज्यों में से पूछ रहे हैं, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दो, यही होता है प्रश्न जब सॉल्व करते हैं तो ये हमें जरूरी क्यों होता है। तो राज्य पूछा, अगर यूटी नहीं पूछा तो राज्य में सबसे लंबी है आपकी गुजरात की। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों की तट रेखा की लंबाई इस प्रकार है। तो गुजरात की आपकी हमारे है 1,214 जो हमने देख ली थी। फिर भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, सबसे अधिक लंबा है? तो अभी हमने देखा ये है गुजरात का। और ये देखो ये कितने सारे एग्जाम में 1 2 3 4 5 5 बार यही क्वेश्चन आया है और 2 बार तो यूपी के एग्जाम में आ गया है। तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस ध्यान बस गुजरात है सबसे लंबा। और इस बार अगर थोड़ा टफ बनाया जाए तो यूटी पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लेना यूटी की लंबाई क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? फिर से राज्य पूछा जा रहा है और अभी हमने देख लिया ये है गुजरात राज्य। ये आर ओ में पूछा गया है। फिर है भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? कितने राज्य पूछा जा रहा है? तो ये 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 4। तो ये भी देखो आईएएस में पूछा गया 2008 में, 2014 फिर 2017 यूपी में पूछा गया है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रचनाकार नामक नाम सूचक था। जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रचनाकर वो किसका नाम था? हिंद महासागर का। रचनाकर हिंद महासागर का नाम था। अब क्योंकि इतना पुराना क्वेश्चन हो गया 1994 का, तो आईएएस में आ सकता है, 50-50 चांस है, लेकिन 85% चांस है कि ये पीसीएस में आ जाए। ठीक है, और वो भी यूपी पीसीएस में। तो ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन आ सकता है। रचनाकर कौन है? तो हिंद महासागर को नाम का सूचक है ये। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रचनाकर यानी ज्वेल ऑफ माइंड से संबंधित किया गया है। हिंद महासागर को क्या किया गया है, इसलिए ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट है सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है तो लहरों द्वारा होता है सर्वाधिक तटीय अपर्दन। यहाँ पे तटीय अपर्दन पूछा जा रहा है, इसलिए शब्दों पे ध्यान देना। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है, क्योंकि लहरें बार बार टकरानी है तटों से और इससे ना सारा अपर्दित हो जाता है तट। अब हम इसके बी पार्ट पर आते हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, पूर्वी और पश्चिमी तट। अब इसमें है भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो तटीय मैदान है ना उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, ये मैंने आपको बताई दिया मैप में। फिर पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ये मैंने तीनों के तीनों आपको मैप में दिखा दिए थे, फिर से देख लेंगे। अब है गुजरात तटीय मैदान, गुजरात और दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। तो ये 2 भाग है, ठीक है, ये 2 भाग में है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के तटीय भागों में विस्तृत है। तो ये किस किस में है? साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। मैं ऊपर चला गया था, तो इसमें ध्यान देना, साबरमती और माही इन नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। तो इन मिट्टी भी पूछा जा सकता है, एक तो नदी पूछ लेगा तो साबरमती और माही, और दूसरा पूछा जा सकता है कैसी मिट्टी है, तो मिट्टी जलोढ़ है। अब इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो पश्चिमी तट है वो क्या है? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो तट के उत्तरी भाग को बोला जाता है कोंकण तट, जो है महाराष्ट्र और गोवा में विस्तृत है। मध्य भाग को बोला जाता है कर्नाटक तट या कनारा तट, ठीक है, और दक्षिणी भाग को बोला जाता है मालाबार तट। ये 3 नाम है आपके। पहला है तट के उत्तरी भाग को बोला जाता है कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र और गोवा में विस्तृत है। मध्य भाग को बोला जाता है कर्नाटक तट, जो कि या कनारा तट, जो कि कर्नाटक में है। दक्षिणी भाग को बोला जाता है मालाबार तट। अब कनारा तट गोवा से मंगलूर के मध्य है, जबकि मालाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये वही है। तो कनारा जो तट है वो गोवा से मंगलूर हो गया, फिर मालाबार तट है मंगलूर से कन्याकुमारी। कनारा और मालाबार। अब पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी
इन नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही नदी बताई थी हमें, साबरमती और माही, जो पश्चिम का था, और पूर्व का जो आपका है वो है आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इसमें महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार, नॉर्थर्न सरकार कहते हैं, तट कहा जाता है। ये हमने देख लिया है मैप पर। और कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीडी बिंदु, कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कैप कोमेरिन, कन्याकुमारी तक है। तो ये नाम ध्यान रख लेना, ये बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं। कौन कौन सा है आपका, जो उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, और जो फिर है कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से, दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु, जो कृष्णा डेल्टा के पास है, से तमिलनाडु के कैप कॉमेरिन, जो कन्याकुमारी तक है। तो यहाँ ध्यान देना है, इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कोरोमंडल तट क्या है, दूसरा पूछा जा सकता है कि जो फॉल्स डीबी जो बिंदु है वो आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फॉल्स डीबी बिंदु किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। और केप कॉमेरिन ये तो सभी को पता होता है वैसे, तमिलनाडु में है। कन्फ्यूजन आपको आंध्र प्रदेश में हो सकती है। फॉल्स डीबी बिंदु और कृष्णा डेल्टा के पास में है। तो सारी ये इन्फॉर्मेशन वाला है सारा क्लास, तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको रटते हुए चलना। फिर कोरोमंडल तट है, तट कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है कोरोमंडल तट। अब महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। फिर से एक और फैक्ट आ गया यहाँ पर, जो महानदी डेल्टा क्षेत्र वो क्या कहलाया जाता है, उत्कल तट मैदान कहलाया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, कांडला, मुरमुगांव, जवाहरलाल नेहरू और जंजीरा, उडुपी, कोचीन एवं न्यू मंगलोर आदि हैं। ये सारे तट हैं और इनके किस राज्य में है वो भी यहाँ पे बताया गया है। भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, फिर हल्दिया, पारादीप, एन्नोर और न्यू तोतिकोरिन आदि हैं। तो पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर यहाँ पर सारे पत्तन भी बता दिए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न कोश। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जो पश्चिम में तट हैं उनमें बताना है हमें कि उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण में है, और ये भी यूपी के एग्जाम में आया हुआ है, 2001 का है। सबसे ऊपर है, उत्तर से दक्षिण बताना है हमें, तो सबसे ऊपर में है आपका जंजीरा, सबसे दक्षिण। फिर उसके नीचे है सिंधुदुर्ग, फिर उससे नीचे है कन्नूर, और उस फिर सबसे नीचे है नागरकोइल। पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से सही दक्षिण सही क्रम यह है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। अब प्रश्न 2 देखते हैं, ये IAS में पूछा गया है। आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाक, जो सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, तो यह तमिलनाडु तट पर, तमिलनाडु तट पर है ये स्थान। यहाँ इस पे प्रश्न पूछा गया है। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगम बाड़ी। अब पहले तो ये पूछ लिया था, पूरा विशेषता दे दी। अब शायद ये पूछ लें कि कौन सा है ये तरंग बाड़ी, तरगम बाड़ी पे भी प्रश्न आ सकता है। डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूशलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये मानचित्र है और ये पूरा हमारा इंडिया बना हुआ है, और यहाँ पर ये सारी जितना है ये तट रेखा है। क्या पूछ रहे हैं, भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग दोतित करते हैं, किसको दोतित करते हैं, ये अंतर्राज्यीय उच्चावच रेखा, ये अंतर्राज्यीय उच्चावच रेखा है। ठीक है। अब है, प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावत रेखा को चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 उच्चावच, ये ध्यान देना। सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की ओर गहराई की ओर क्रमशः कौन कौन से हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर तीसरा गहरा सागरीय मैदान, और चौथा है सागरीय गर्त। ये सभी हैं चारों के चारों, और सागर की ओर गहराई की ओर
सबसे ज़्यादा गहरा होते हैं सागरीय गर्त। फिर है ये IAS में पूछा गया है सवाल 1995 में। अब भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इनमें से कौन पश्चिमी, अभी इससे पहले हमने यूपी का ही एग्जाम में यही क्वेश्चन देखा था, पहला और दूसरा उडुपी, जंजीरा देखा था। अब जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, हमने देख लिया था, और उडुपी भी देख लिया था, कर्नाटक के उडुपी जिले में है। और ओरोविले तमिलनाडु और पडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पदुचेरी में है ये। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पडुचेरी में है। ओरोविले ये नगर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेना। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है, तूतीकोरिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करनी, सागर पुलिन और राज्य। तो इसमें हमें पहले पता मरीना, मरीना है हमारा तमिलनाडु में, और दीघा है हमारा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर है आपका उड़ीसा में, और कलांगुट है आपका गोवा में। यह सागर पुलिन और राज्य, तो दीघा है आपका पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, और मरीना तमिलनाडु में। और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, वही जो हमने देखा था, इनके तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट। ये सारे तट याद कर लेना। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु, जिसे कृष्णा डेल्टा के पास है, वो जो फॉल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के कोप केमरेन तक है। कैप कॉमरेन हमने देख लिया था। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो ये कहलाता है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है, अभी हमने देखा, उत्तराखंड में भी पूछा गया है क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों पर में से कौन कृष्णा डेल्टा और कैप कॉमरेन के मध्य स्थित है। देखो ये सभी में आ रहा है ना, कोरोमंडल तट कितनी बार आ गया है, 3 PCS में आ गया है ये। अब निम्नलिखित में से किसे कैप कॉमरिन के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने देखा, ये जाना जाता है कन्याकुमारी को कैप कॉमरिन के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण। तो पश्चिमी तटीय मैदान का पूछा जा रहा है और उसके भी उत्तरी भाग का। क्या पता अगली बार ये PCS प्री में आया है, क्या पता अगली बार दक्षिणी भारत पूछ ले, क्या पता कि पश्चिम के बाद पूर्वी तटीय भारत पूछ ले, तटीय मैदान पूछ ले। तो आपको ये सारा करके रखना है। ऐसा नहीं कि बस ये प्रीवियस ईयर का पढ़ने का तरीका होता है कि यहाँ पर पश्चिम पूछ रहा है तो पूर्व भी हो सकता है, यहाँ उत्तर पूछ रहा है तो दक्षिण भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सारे याद करने पड़ेंगे। अब भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह हमने मैप में अच्छे से देख लिया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको मैप। ये रहा, ये मैंने बताया था पूरा कि जो ये वाला पूरा एरिया है, इस वाले पूरे को उत्तरी सरकार कहा जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक को कोरोमंडल तट बोला जाता है, और फिर इस वाले में काठियावाड़ बोला जाता है इस वाले को, और यहाँ से यहाँ तक आ गया कोंकण, और फिर उससे नीचे तक मालाबार। तो 1 2 और फिर इसका 3 4। अगर इसमें पश्चिमी पश्चिमी तट पर एक और लगा दें तो काठियावाड़ भी हो जाएगा, और अगर पूर्वी पर लगाएं तो आंध्र तटीय मैदान और उत्कल तटीय मैदान, ये इसका हो जाएगा। उत्तरी जो सरकार था उसके 2 पार्ट बढ़ जाएंगे। तो हमने ये आज पूरा देख लिया है, हमारा तटीय भाग खत्म हो गया है। अब इसके बाद आगे चलेंगे हम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।